Hello students, today we are going to start with our next event. आपको पता है कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवेंट्स पढ़ाया था और इवेंट्स में हमने नंबर 1 इवेंट कंप्लीट किया, दैट वाज आवर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसमें आपने गैमेटोजेनेसिस सीखी और गैमेट का ट्रांसफ़र सीखा। अब हम हमारे सेकेंड इवेंट में चलते हैं, दैट इज़ फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो अब हमारा फर्टिलाइजेशन इवेंट स्टार्ट हो गया। देखिए, फर्टिलाइजेशन इवेंट जो होता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन होने से ही जाइगोट फॉर्म करेगा और हमारे यंग वंस क्या होंगे, प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो इसलिए हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है दैट इज फर्टिलाइजेशन इवेंट। ओके, अब देखिए फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है। ऑफ कोर्स जो आपने पढ़ा कि सबसे पहले आप क्या देख रहे थे कि जर्म सेल्स होते हैं, ठीक है। जर्म सेल्स में गैमेटोजेनेसिस होगी। एक इवेंट मैं आपको रिकैप में दे रही हूँ, जर्म सेल्स जो कि डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है। जर्म सेल्स में गैमेटोजेनेसिस होगी और क्या बन जाएगा हमारा, गैमेट, ठीक है। और ये जो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है ये क्या होती है, मियोसिस होती है ना। गैमेटोजेनेसिस कभी भी होता है तो कैसे होता है, मियोसिस प्रोसेस से होता है। और मियोटिक डिवीजन हम इसको कहते हैं। चूंकि ये मियोसिस से हो रहा है तो हम इसको क्या कहेंगे, मियोटिक डिवीजन। और मियोटिक डिवीजन के बाद जो गैमेट बनता है वो हमेशा क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है कि फर्टिलाइजेशन होने के लिए गैमेट्स का होना बहुत ज़रूरी है। और गैमेट्स बनते कैसे हैं, जो आपने पहले देखा दैट वाज गैमेटोजेनेसिस। और गैमेटोजेनेसिस जो होती है वो मियोसिस के जरिए होती है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको समझा दूं कि मियोसिस और माइटोसिस दो केसेस होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब हम लोग बात करेंगे मियोसिस की, तो मियोसिस में जो हमारे डिप्लॉयड यानी कि 2n जर्म सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं ना, रिड्यूस होते हैं। ये रिड्यूस होकर क्या फॉर्म करते हैं, n, दैट इज हैप्लॉइड। ये कंडीशन है हमारे मियोसिस की। क्यों? ये बहुत ज़रूरी है ताकि हम हमारे क्रोमोसोम्स के नंबर को हाफ कर सके। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम फादर से आना होता है और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम मदर से आना होता है, यानी कि n और n। और तब जाकर जो जाइगोट होता है, जो भ्रूण होता है, वो क्या हो जाता है, डिप्लॉयड हो जाता है। ओके, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें माइटोटिक डिवीजन देखा गया, जिनमें माइटोसिस के जरिए रिप्रोडक्शन पूरा होता है, ठीक है। तो देखिए जैसे माइटोसिस क्या होगा, अगर माइटोसिस होनी है तो क्या होगा, माइटोसिस में जो जर्म सेल्स होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। ऑफ कोर्स इनमें गैमेटोजेनेसिस के समय जो गैमेट बनेगा ये भी क्या होगा, ऑटोमेटिकली डिप्लॉयड ही होगा। यानी कि कंप्लीट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होंगे वो इसमें पाए जाते हैं। 2n ही होता है इसका क्रोमोसोम नंबर। तो इस तरह से कई ऐसे केसेस हैं जो आपको आगे देखने हैं, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन को हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें मियोसिस के जरिया होता है हमारा फर्टिलाइजेशन। मियोसिस क्या होती है, एक डिप्लॉयड जर्म सेल, वो गैमेटोजेनेसिस होगी, गैमेटोजेनेसिस से गैमेट बनेगा और जो गैमेट होता है दैट इज हैप्लॉइड। वो क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। जैसे स्पर्म का नंबर n होगा, ओवम का नंबर n होगा और ये दोनों फ्यूज करेंगे तो जाइगोट क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। तो दिस इज आवर फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन इवेंट के लिए अब आपको डेफिनेशन जानने की जरूरत है, ठीक है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन, देखते हैं हम लोग। अगर आपसे फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन पूछी जाए तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे, इट इज मोस्ट important process in which gametes जो क्या होते हैं, हैप्लॉइड, fused together to produce zygote। ये क्या होगा, जाइगोट प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो फर्टिलाइजेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे जाइगोट प्रोड्यूस होते हैं। अब आपको फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। एक है कि फर्टिलाइजेशन कितने टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है दैट इज पार्थेनोजेनेसिस।
पार्थेनोजेनेसिस को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसे अगर 12th के सिलेबस की बात करें तो इट इज़ वेरी शॉर्टली गिवन इन एनसीईआरटी, काफ़ी शॉर्ट में दिया गया है, लेकिन ये एक डिटेल्ड टॉपिक है जो कि आपके नीट के एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से पूछी जाती है। तो देखिए, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन की बात करें तो दो तरह का फर्टिलाइजेशन आपको पढ़ना है। एक है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और दूसरा होता है हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाया मैंने कि सबसे पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे हमारा ये पार्ट की व्हाट इज द टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कितने तरह का होता है, तो फर्टिलाइजेशन इज ऑफ टू टाइप, दैट इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब बात करते हैं पार्थेनोजेनेसिस की। पार्थेनोजेनेसिस की हिंदी होती है अनिषेक जनन। देखिए, इसकी हिंदी के अकॉर्डिंग आप समझ जाएंगे अनिषेक, यानी कि जहां पर निषेचन की संभावना ही नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे कि फर्टिलाइजेशन में इसको क्यों पढ़ाया जा रहा है जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की बात ही नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर बिना फर्टिलाइजेशन के मीन्स बिना मेल गैमेट के फ्यूजन के जो फीमेल का एग होता है वो एम्ब्रियो फॉर्म कर देता है। दिस इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। लेकिन यहाँ पे दोनों ही संभावनाएं होती हैं, या तो फीमेल गैमेट स्पर्म के साथ फ्यूज नहीं हो रहा है और डायरेक्टली उससे एम्ब्रियो बन जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। लेकिन अगर वही फीमेल गैमेट स्पर्म के साथ फ्यूज हो जाएगा तो हम उसको क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें दोनों ही केसेस की संभावना होती है। कुछ स्तर पर उनमें पार्थेनोजेनेसिस भी हो सकती है, बिना स्पर्म के बिना फ्यूजन के भी एम्ब्रियो डेवलप हो सकता है, और उसी ऑर्गेनिज्म में कुछ कंडीशंस पर क्या हो सकते हैं कि स्पर्म के साथ फ्यूजन होने के बाद भी एम्ब्रियो डेवलप हो सकता है। तो हम पार्थेनोजेनेसिस को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम ये दो पॉइंट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में अंतर देखेंगे। क्या डिफरेंसेस है हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में, जो अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर आपसे बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंसेस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। देखिए, एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर निषेचन, यानी कि बाहरी निषेचन, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है आंतरिक निषेचन, जो अंदर हो रहा हो। देखिए क्या क्या डिफरेंसेस है। सबसे पहला डिफरेंस है इट अकर्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, यूजुअली इन वाटर। अब ये फीमेल के बॉडी के बाहर होना है, फीमेल के बॉडी के अंदर मेल का गैमेट नहीं जाएगा, फीमेल के बॉडी के बाहर ही निषेचन हो जाएगा। जैसे मैक्सिमम इस तरह का निषेचन जो होता है वो वाटर में देखने के लिए मिलता है। वाटर में ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स वाटर में क्या करते हैं, उस तरह का निषेचन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है, इट ऑकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। ये फीमेल बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है। ऑफ कोर्स मेल गैमेट जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर जाएगा, फीमेल शरीर के अंदर जाकर तो ही जाकर फर्टिलाइजेशन पूरा करेगा। डन। अगला पॉइंट देखिए, बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट आर रिलीज्ड इन द सराउंडिंग मीडियम। अब जब मेल गैमेट को फीमेल के शरीर के अंदर नहीं जाना है, किस केस में, बाहरी निषेचन में, तो जाहिर सी बात है कि फीमेल गैमेट को भी फीमेल के बॉडी के बाहर रिलीज होना होगा, तभी ना मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या होंगे, आपस में फ्यूज हो जाएंगे। तो वही कहा गया कि दोनों ही मेल और फीमेल, यानी कि नर और मादा युग्मक दोनों ही जो है वो बाहर रिलीज हो जाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ मेल गैमेट जो होता है वो शरीर से बाहर निकलता है, नर के शरीर से, और फीमेल बॉडी के अंदर क्या होता है, इंजेक्ट होता है, यानी कि फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तीसरी पॉइंट है ड्यू टू एक्सेसिव लॉस मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर टू इंश्योर फर्टिलाइजेशन। अब जाहिर सी बात है गैमेट जो है वो बॉडी के बाहर है, मेल गैमेट भी बॉडी के बाहर है, फीमेल गैमेट भी बॉडी के बाहर है। तो मेल गैमेट्स जो होते हैं ये ज्यादा से ज्यादा नंबर में खुद को प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि लॉस है। मान लीजिए वाटर में एक जगह पर ओवम है और स्पर्म्स आ रहे हैं, लेकिन वाटर का फ्लो किसी और डायरेक्शन में हो गया, तो मेल गैमेट फीमेल बॉडी तक क्या हो गया, नहीं पहुंच पाया, फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज नहीं हो पाया। तो मेल्स के जो भी स्पर्म्स है, उनका जो भी गैमेट है, उसका नंबर क्या होता है, ज़्यादा होता है, ताकि अगर लॉस हुआ भी तो कुछ और गैमेट होने चाहिए जो फीमेल ओवम के साथ क्या हो सके, फ्यूज हो सके। यहाँ पर लेकिन कंपैरेटिवली ऐसे तो फीमेल के हमारा जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, इंटरनल होता है। ठीक है, उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, फिर भी मेल का स्पर्म्स जो होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि ओवम के शेल को ब्रेक करना होता है। तो लेकिन जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में गैमेट रिलीज होगा मेल का, उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम गैमेट इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए रिलीज होता है, क्योंकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में सेफ्टी है, यहाँ पर लॉस के चांसेस कम होते हैं। और ये क्यों, क्योंकि ये
ये फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है। इसीलिए क्या लिखा गया, नो एक्सेस लॉस ऑफ गैमेट इज फाउंड, हेंस रिलेटिवली लेस मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड। एक्सेस गैमेट जो होते हैं वो लॉस नहीं होते हैं, तो इसीलिए रिलेटिवली लिखा मैंने, इसके रिलेशन में कुछ कम। इसमें भी काफ़ी 200 मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर रिक्वायर्ड फॉर सिंगल फर्टिलाइजेशन। क्यों? क्योंकि ऐसे तो एक ही स्पर्म एक ओवम को फर्टिलाइज करता है। आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो वीडियोस पढ़ेंगे, देखेंगे जब उस क्लास में, तो आपको पता चलेगा डिटेल। तो यहाँ पे इसके कंपैरिजन में कुछ कम हो जाता है, ठीक है। चौथा पॉइंट है, सिंस यंग वंस आर डेवलप आउटसाइड बॉडी हेंस एक्सपोज टू नेचुरल कंडीशंस। अब देखिए, चूंकि फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जाइगोट जो भी है वो भी क्या होगा, एक्सटर्नल है, बाहर में ही डेवलप होना है उनको। तो हर तरह के नेचुरल कंडीशंस को वो फेस करेंगे, हर तरह के नेचुरल प्रीडेटर्स का भी खतरा हो जाता है। जैसे अब एग है, एग लेइंग कर रहे हैं, हेंस जो होती हैं एग लेइंग हो रही है, उनमें हैचिंग कर रही है, वो थोड़ा देर के लिए भी अगर एग सेपरेट हो जाता है, हेन हट जाती है वहाँ से, तो वो डिस्ट्रॉय होने का चांसेस है, कोई भी प्रीडेटर उस पर अटैक कर सकता है। लेकिन इस केस में क्या है, इंटरनल में, चूंकि माँ के शरीर के अंदर शिशु है जो उनके गर्भ में पल रहा है, तो वो काफ़ी प्रोटेक्शन के अंदर होता है, इसलिए कोई भी तरह के प्रीडेटर का अटैक नहीं होता है, ना ही वो किसी नेचुरल सॉर्ट ऑफ कंडीशंस में आते हैं, ठीक है। वो फुल्ली डेवलप होने के बाद उनका बर्थ होता है, इसलिए इसमें ज़्यादा डेवलप और ज़्यादा सेफ्टी है। लेकिन कंपेयर टू दिस ये जो है थोड़ा कम सेफ होते हैं, और इनको प्रीडेटर, नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशन, मौसम, हर तरह का इन पर अफेक्ट पड़ता है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशंस के लिए, जो आपको याद रखनी है। आप एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं, तो आप यहाँ पे बर्ड्स याद रख सकते हैं, और इसके एग्जाम्पल्स में आप मैमल्स याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 केसेस है जो कॉमन एग्जाम्पल है हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन का। ये तो बात हो गई हमारे फर्टिलाइजेशन की। अब हम लोग बात करते हैं हमारे पार्थेनोजेनेसिस की, कि पार्थेनोजेनेसिस में एग्जैक्टली क्या होता है, या पार्थेनोजेनेसिस जो है वो कितने तरह की है। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर न्यू एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज पार्थेनोजेनेसिस। ओके, पार्थेनोजेनेसिस, जिसको मैंने आपको पहले ही बताया कि इसको हम लोग अनिषेक जनन कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता दूं। इट इज अ मॉडिफाइड टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एग डेवलप्स into embryo without fertilization, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट लाइन है, इसी की वजह से इसका नाम पार्थेनोजेनेसिस है, ठीक है। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक मोड है ये। इसमें भी क्या हो रहा है ना, इसमें भी यंग वंस डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होना नहीं है, बिना फर्टिलाइजेशन के यंग वंस डेवलप होंगे ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे विदाउट फर्टिलाइजेशन होना और फिर भी इसको सेक्सुअल फॉर्म में रखा गया, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स पार्टिसिपेट करते हैं उनमें दोनों ही केसेस देखे गए हैं। सेक्सुअल प्रोसेस से भी वो रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, और कुछ केसेस में क्या होता है कि वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करके भी एम्ब्रियो बना लेते हैं। तो दोनों ही यहाँ पे सिचुएशंस देखी गई हैं। अब देखिए, पार्थेनोजेनेसिस का जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, पिन पॉइंट एग्जाम्पल, नंबर 1 इज रोटिफर्स, ठीक है। रोटिफर्स क्या होते हैं, ये एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये बहुत ही पानी में मिलते हैं, और ये व्हील लाइक इनकी बॉडी होती है, और ये क्या होते हैं ना, एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, काफ़ी छोटे, रोटिफर्स इनको कहते हैं। दूसरा सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला एग्जाम्पल, जिस पर आपको कई सारे डिटेल पढ़ने होते हैं, दैट इज़ हनी बी, ठीक है। हनी बी एक ऐसी ऑर्गेनिज्म है जिसमें पार्थेनोजेनेसिस को बहुत ही डिटेल में आपको समझना होता है। उसके बाद से कुछ लिजर्ड्स भी होती हैं इस फैमिली में, ठीक है। उसके बाद से एफिड्स होते हैं। एफिड्स का मतलब होता है वेरी स्मॉल इंसेक्ट्स,
काफी छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो। और इसी तरह से ये कुछ ऐसे खास एग्जांपल्स हैं जैसे क्रस्टेशियन फैमिली, मोलस्क्स वगैरह भी आप कह सकते हैं। पर मेनली जो इंपॉर्टेंट है दैट इज हनी बी, एफिड्स एंड रोटिफर्स। ये 3 आपको सबसे ज्यादा याद करना है। और हमारा जो केसेस हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस, वो इसी 3 केस को फॉलो करते हुए हम लोग पढ़ेंगे। तो दिस इज द डेफिनेशन। पार्थेनोजेनेसिस एक ऐसी लैंगिक जनन की एक रूपांतरित प्रक्रिया है जिसमें क्या हो रहा है कि एग जो है बिना निषेचन के ही एम्ब्रियो का निर्माण कर देते हैं, भ्रूण का निर्माण कर देते हैं। तो इसी को हम लोग पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, अब इसका जो एग्जाम्पल्स है वो आपको याद रखना। अब एग्जाम्पल के बेसिस पर आपको पढ़ाया जाएगा टाइप्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द टाइप्स। तो बेसिकली पार्थेनोजेनेसिस को 2 पार्ट में बांटा गया है। अब बेसिकली जो हम इसको 2 पार्ट में बांटते हैं तो वो बहुत ही आसान है। अगर आपसे शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता सकते हैं, एक होती है नेचुरल और एक होती है आर्टिफिशियल। ठीक है, नेचुरल का मतलब होता है कि जब हमारी एक फीमेल का एग नेचुरली बिना किसी टेक्निक के खुद से ही नेचुरली एक एम्ब्रियो में डेवलप हो जाए। ठीक है, तो दिस इज नोन एज नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस। इसमें किसी भी टेक्निक या किसी भी केमिकल वगैरह की जरूरत नहीं है, ये नेचुरली आराम से एग जो है वो डेवलप हो रहा है। आगे हम जो एग्जांपल्स करने वाले हैं, जो इसका डिवीजन करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसमें आप खुद देखेंगे कि कैसे नेचुरली हो जाता है। अब हम आते हैं आर्टिफिशियल पर। आर्टिफिशियल में हम किसी केमिकल या फिजिकल सोर्स, किसी केमिकल या फिजिकल सोर्स की मदद लेते हैं और तब जाकर पार्थेनोजेनेसिस कराई जाती है। केमिकल की अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पे सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कह सकते हो, इसके मदद से आपको पार्थेनोजेनेसिस करानी होगी। ओवम पे सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में डालकर हम यंग वंस प्रोड्यूस करा ले, या आप एसिड बेस कॉन्सेंट्रेशन कह सकते हो। ठीक है, एसिड बेस की मदद लेकर भी हम ये काम करते हैं। ठीक है, अब बात करूं मैं फिजिकल की, तो फिजिकल में हम हीट या शॉक, जो कि इलेक्ट्रिक शॉक होते हैं, इसके मदद से भी हम यंग वंस प्रोड्यूस करा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ एम्ब्रियो। और दूसरा अगर मैं बात करूं तो ये एक निडल इंजेक्शन मेथड भी होता है, इंजेक्शन जिसको कहते हैं, उसके मदद से भी हम मतलब पार्थेनोजेनेसिस के जरिए यंग वंस प्रोड्यूस करा सकते हैं। तो ये हमारे सिलेबस ना तो नीट और ना ही हमारे बोर्ड से रिलेटेड है, ये सिलेबस में नहीं है आपके आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस, बट फिर भी उसका आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि केमिकल अगर पूछ लिया कि केमिकल आर्टिफिशियल ऐसा आर्टिफिशियल तरीका से होता है कि नहीं, तो ऑफ कोर्स आपको नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ केमिकल और फिजिकल 2 तरीका है जिससे हम ये काम कर सकते हैं। लेकिन हमारा मेन मुद्दा क्या है, नेचुरल। ठीक है, तो नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस में आगे की वीडियो में आपको मिलेगा इसका टाइप्स। तो नेचुरली जब पार्थेनोजेनेसिस होती है तो इसके 3 टाइप्स होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द नेचुरल टाइप्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस एंड व्हाट आर दोस 3 टाइप्स। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस कितने टाइप की होती है? सबसे पहले फर्स्ट टाइप की अगर मैं बात करूं तो इट इज नोन एज एरहाइनोटोकी। नेक्स्ट टाइप की अगर बात करूं तो इट इज नोन एज थाइलीटोकी and the third type is एम्फीटोकी। ये जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस, और इस पर हम लोग केसेस देखेंगे, कैसे यंग वंस प्रोड्यूस हो रहा है, सब कुछ देखेंगे। ये बेसिकली नीट के लिए स्पेशलाइज्ड टॉपिक है, क्योंकि नीट में एग्जाम्पल्स के साथ केसेस भी दिए जाते हैं और इसमें एग्जाम्पल्स कई सारे पूछे जाते हैं। तो बेसिकली नीट में इसको डिटेल पढ़ना होता है जो आपको मिल रहा है। तो नीट के जो स्टूडेंट्स हैं प्लीज फोकस ऑन दैट। और साथ साथ जो एरहाइनोटोकी है, इट इज नोन एज अनदर नेम इज हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, it is known as diploid parthenogenesis and it is known as mixed parthenogenesis। तो यहाँ पे आपको सबसे पहली चीज याद रखनी है कि जो मोस्ट प्रोबेबल डिफरेंस है वो क्या है। सबसे पहली चीज कि यहाँ पे हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस होगी, ठीक है। और यहाँ पे इसका मतलब यह है कि इस प्रोसेस से एरहाइनोटोकी जो पार्थेनोजेनेसिस होगी तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म बनेगा ना वो कभी भी क्या रहेगा, हैप्लॉइड रहेगा, यानी कि एन
ठीक है। जो भी ऑर्गेनिज्म जन्म लेगा वो क्या होगा, एन होगा। लेकिन यहाँ थाइलीटॉकी में क्या होता है कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म जन्म लेगा वो क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। इन दिस केस डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स विल बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। और एम्फीटॉकी में क्या होता है कि हैप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों ही ऑर्गेनिजम्स पार्टिसिपेट करते हैं। ये तो हुआ पहला डिफरेंस कि हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, डिप्लॉयड, हैप्लॉयड का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, एन, डिप्लॉयड मतलब 2n और मिक्स का मतलब n एंड 2n, यानी कि इसमें ऑर्गेनिजम्स n और 2n डिप्लॉयड और हैप्लॉयड दोनों होंगे। यहाँ पे हैप्लॉयड होगा, यहाँ पे डिप्लॉयड होगा। अगला मैं बता दूं आपको कि एरहाइनोटॉकी में जो भी ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है वो क्या होगा, मेल ऑर्गेनिज्म होगा, मेल ऑर्गेनिज्म डेवलप, ठीक है। इस केस में हमेशा एरहाइनोटॉकी के केस में क्या डेवलप होगा, पार्थेनोजेनेसिस से मेल। जो भी ऑर्गेनिजम्स इसमें पार्थेनोजेनेसिस करेंगे उनसे जन्म लेने वाला जो ऑर्गेनिज्म होगा वो हमेशा क्या होगा, मेल होगा। इस केस में फीमेल होगी, फीमेल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस या डेवलप, फीमेल ऑर्गेनिजम्स डेवलप। और यहाँ मैं अगर बात करूँ तो बोथ मेल एंड फीमेल बोथ डेवलप। तो एरहाइनोटॉकी, थैलीटॉकी, एम्फीटॉकी, 3 केस हो गया यहाँ पे आपका, ठीक है। तो एरहाइनोटॉकी में हैप्लॉयड डेवलप होगा, डिप्लॉयड डेवलप होगा थैलीटॉकी में, और इसमें एम्फीटॉकी होगी तो मिक्स्ड होगा। लेकिन ये भी बेहतरीन एग्जाम्पल कि इसमें मेल ऑर्गेनिज्म डेवलप होंगे, इसमें हमारे फीमेल ऑर्गेनिजम्स डेवलप होंगे, और इसमें एम्फीटॉकी में दोनों ही डेवलप होंगे। तीसरा अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको डिफरेंस दूं तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है हनी बी, ठीक है। हनी बी जो होती है उसमें होती है हमारी एरहाइनोटॉकी, ठीक है। अगर सेकंड एग्जांपल में इसका बात करूं तो इसमें जो है एफिड्स, इसमें जो नेक्स्ट एग्जांपल है दैट इज एफिड्स। और अगर मैं थर्ड की बात करूं तो इट इज रोटिफर्स, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, रोटिफर्स होते हैं, है ना। तो अब चलिए एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं एरहाइनोटॉकी, थैलीटॉकी और एम्फीटॉकी। यानी कि सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगी मैं हनी बी कि हनी बी में पार्थेनोजेनेसिस होती है तो किस तरह से होती है और इसमें क्या क्या केसेस होते हैं, ठीक है। तो एरहाइनोटॉकी, थैलीटॉकी और एम्फीटॉकी में एक एक करके हम लोग अब क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स पे केस सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग हनी बी, यानी कि एरहाइनोटॉकी में किस तरह से हो रही है पार्थेनोजेनेसिस, ओके।